हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी का, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इस पुस्तक पर कुल मिलाकर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हमारा पार्ट 1 यानी 111 क्वेश्चन हो चुका है। पार्ट 1 पे 111 क्वेश्चन हो चुका है। आज का हमारा क्लास दूसरा है, यानी ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 पर हम लोग देखेंगे 112 प्रश्न से लेकर करीब 200 सवाल तक, यानी आज के भी इस क्लास में 100 सवाल को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है फ्रेंड्स, सारे सवाल इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, तो आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा 112वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगेंद्र जोयुंदु है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगेंद्र जोयुंदु है। अगला सवाल, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रबरदाई। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, किस में मिलता है। तो परमाल रासों में मिलता है। जो परमाल रासो रचनाएं हैं, इनमें आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। तो ये जो कथन है फ्रेंड्स, विद्यापति का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विद्यापति। भविष्यत कहा किसकी रचना है। तो भविष्यत कहा जो है यह धनपाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धनपाल। प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है। प्राकृत पैंगलम के जो अगर रचयिता की बात करें तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशीधर। प्राकृत पैंगलम के रचयिता वंशीधर है। उपदेश सरसायन रास। उपदेश रसायन रास यहाँ पर है फ्रेंड्स। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है। तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार है जीनदत्त सूरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जीनदत्त सूरी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी है। तो ये पंक्तियाँ जो फ्रेंड्स अमीर खुसरो की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो 84 मानी गई है। सिद्ध साहित्य जो है फ्रेंड्स हमारा एक रचना है सिद्ध साहित्य, तो इनकी जो संख्या है तो 84 मानी गई है। आपको याद रखना कि सिद्ध साहित्य में सिद्ध साहित्यों की संख्या कितनी मानी गई है। तो 84 मानी गई है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है। तो यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है। तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है विष्णु स्वामी ने की है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादन करता रचनाकर्ता कौन होगा, रामानुजाचार्य। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। तो द्वैताद्वैत से। आपको याद रखना है, द्वैताद्वैत से निम्बार्काचार्य हो जाएंगे और रामानुजाचार्य जो है वह विशिष्टाद्वैतवाद के हो जाएंगे। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा जो गुरु है वह किसे कहा जाता है, आकाश धर्मा गुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद को। रामानंद को जो है आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। रहीम किसके दरबार में कवि थे। कवि रहीम जो है वह किसके दरबार में कवि थे। तो अकबर के दरबार में थे। कवि रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है। मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है। तो रहीम है। खेत कौतुकम किसकी रचना है। तो खेत कौतुकम रहीम की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रहीम। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। भक्ति आंदोलन को जो है ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन हो जाएंगे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति काल। भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग
ही क्या था, यह कथन जो है किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। याद रखना फ्रेंड्स कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो हिंदी साहित्य के लेखक हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये जो भक्ति है तो भक्ति का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ है, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत। भक्ति का प्रारंभ जो है दक्षिण भारत से हुआ है। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है, जो अलवार जो थे या वैष्णव संत थे, यानी अलवार जो थे तो अलवर वैष्णवों की संख्या कितनी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 12 है। अलवर संतों की संख्या, अलवर वैष्णवों की संख्या, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर वैष्णवों है, अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है, तो भक्ति की धारा भावधारा जो है परिलक्षित होती है। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है, तो द्वैतवाद के प्रणेता है मध्वाचार्य। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है, तो मध्वाचार्य है। हमारा अगला सवाल है 137वां सवाल, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तन हो जाएंगे वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है, तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो ब्राह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है, तो भक्ति काल की देन है। रामचरितमानस भक्ति काल की, पद्मावत भक्ति काल की, सूरसागर भक्ति काल की, कबीर दोहावली जैसे जो ग्रंथ है यह किस काल की देन है, तो भक्ति काल की देन है। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है, तो 4 शाखाएं मानी जाती है। हिंदी में भक्ति काव्य की 4 शाखाएं मानी जाती है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की है, तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं तो रैदास की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कवि रैदास की है। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था, तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी में हुआ है 1469 ईस्वी में। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जो निर्गुण भक्ति धारा है उनमें उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो श्रीचंद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा श्रीचंद। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास। सुंदरदास जो है सर्वाधिक अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है। कबीरदास की भाषा कैसी थी, तो कबीरदास की जो भाषा है वह सधुकड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सधुकड़ी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है, तो यह जो उक्ति है यह कबीरदास की उक्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कबीरदास। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था, तो मीरा जो है निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था, जबकि नानक, जायसी, कबीर यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह पंक्ति जो है कबीर की है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म की बात करें तो उनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में कहाँ पर हुआ है, तो तलवंडी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी। अगला सवाल है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह पंक्ति जो है मलुकदास की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मलुकदास। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह उक्ति मलुकदास की है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, तो हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यानी कबीर को जो है वाणी के डिक्टेटर उक्त कथन किस आलोचक का है, यानी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कबीर को जो है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है, तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के धर्म संकलित है, धार्मिक ग्रंथ में संकलित है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी
किन्हें मिली है? जब कबीर का देहावसान हो गया तो उसके बाद जो है उसकी गद्दी किसे मिली है? तो धर्मदास को मिली है। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? तो अंगबंधु के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अंगबंधु। अंगबंधु के नाम से संत रज्जाब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो इनके अनुसार इसका जन्म जो है विक्रम संवत 1456 माना जाता है। आपको याद रखना है 159वां सवाल कि पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म जो माना गया है विक्रम संवत 1456 ईस्वी माना गया है। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने दिया था? तो धर्मदास ने दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मदास। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने दिया है? तो धर्मदास ने दिया है। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि कौन हो जाएंगे? तो कबीरदास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि कबीरदास थे। हमारा अगला सवाल है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है कबीरदास की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के भक्तों में किन का नाम सबसे पहले आता है? तो महाराष्ट्र में भक्तों में सबसे पहले जो नाम आता है वह नामदेव है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र के थे नामदेव। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो ये जो किस संत कवि की है? तो नामदेव की है, जो महाराष्ट्र के संत थे। गहना एक कनक ते गहनाता में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे, यक निमाज एक पूजा। ये जो कथन है किसका है? कबीर का है, अमीर खुसरो का है, रैदास का है या गुरु नानक का है? तो यह जो कथन है कबीरदास का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित है? तो 40 पद संकलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 40। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूर्ण अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है रामचंद्र शुक्ल का है। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य में पंक्तियाँ किस कवि की है? ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं यह किस कवि की है? तो नामदेव की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नामदेव। यह जो पंक्तियां हैं नामदेव की है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो विशाल भारत पत्र जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। रैदास किसके गुरु थे? रैदास जो है वह किसके गुरु थे? तो मीराबाई के गुरु थे। रैदास मीराबाई के गुरु। अंगवधु डैश की रचना है? अंगवधु जो है वह किसकी रचना है? तो दादू दयाल की रचना है। अंगवधु के रचनाकार कौन हो जाएंगे? दादू दयाल हैं। अगला सवाल है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख तकी। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर, सिकंदर लोदी ने। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, तो ये जो पंक्ति है इनके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीरदास जी जो है वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो कबीरदास के संबंध में कहा गया, कबीरदास के विषय में कहा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तो यह जो कथन है किसने कहा है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम? तो यह कथन जो कहा है तो मूलक दास ने कहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 177 का मूलक दास। कबीर की वाणी की संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? तो जो बीजक है फ्रेंड्स, बीजक के 3 भाग हैं। तो 3 भाग क्या क्या है? तो साखी है और शबद है और रमैनी है। आपको याद रखना है, जो बीजक है कबीरदास के इसके 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी है। अगला सवाल है, समबंगी चरना किसकी है? समबंगी जो है यह रचना किसकी है? तो सबबंगी अगर रचना की बात करें तो यह किसकी रचना हो जाएंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रज्जब। सबबंगी जो रचना है यह किसकी है? तो रज्जब की है। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? तो मुसलमान जो अनुयायी है वह शेख तकी
का शिष्य मानते हैं कबीरदास को। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? तो शेख तकी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? तो सधुकड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। राजस्थानी और पंजाबी की जो मिली खड़ी बोली है उसे सधुकड़ी कहा गया है। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास जी जो है वह संत काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ व सुशिक्षित थे। निर्गुण जो संत कवि थे तो उनमें से कौन सर्वाधिक शिक्षित है? तो सुंदरदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरदास। हमारा अगला सवाल है, सगुण भक्ति के प्रतिनिधित्व सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। कबीर के बारे में यह कथन है कि सगुण भक्ति के प्रतिनिधित्व सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो कबीर माने जाते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध के रचनाकार है मलुकदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मलुकदास। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र जो है यह किसकी साहित्यिक रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। बहुत दिनन थय मैं प्रीतम आए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचर माही मन रखो, राम रसायन रमना चासो, किसकी पंक्तियां हैं? तो यह पंक्तियां जो है कबीर की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कबीर। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, या भाषा में अक्खड़पन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्यिक कोमलता है। कबीर की भाषा में जो है साहित्यिक कोमलता पाया जाता है। अगला सवाल है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूफियों के सत्संग का। सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सूदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? तो ये पंक्तियाँ जो है कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दुल्हीन गावहूँ मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में मिलता है? तो ये जो है राग गौड़ी में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राग गौड़ी में है। कबीर की वाणी की संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर की जो वाणी का संग्रह है वह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बीजक। अगला सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? तो ये पंक्तियाँ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो संत काव्य धारा में विरोध किया गया है। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कबीरदास का है। अगला सवाल, उलट बांसियाँ किसने लिखी है? उलट बांसियाँ जो ये रचनाएं हैं किसने लिखी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक, कबीरदास। कबीरदास ने लिखी है उलट बांसियाँ, कबीरदास। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो ये जो ग्रंथ है पद्मावत में संकलित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पद्मावत। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता या कहरानामा। ये चारों रचनाएं हैं, तो इनमें कौन सी जो है एक रचना है जो जायसी की नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छिताई वार्ता। छिताई वार्ता जो है ये रचना जायसी की नहीं है, जबकि चित्ररेखा जायसी की रचना है, अखरावट जायसी की रचना है और कहरानामा जायसी की रचना है। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधि भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की पहली कृति की बात करें तो वह है चंदायन या लोरकहा। चंदायन या लोरकहा जो है यह मुल्ला दाऊद की 1370 ईस्वी की पहली कृति है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो बाबर की। मलिक मोहम्मद जायसी जो है आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप नामक जो यह रचना है यानी प्रेमाख्यान काव्य है, तो इसकी नायिका कौन है? तो देवयानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, देवयानी।
अंगद पैज की रचना किसने की है? अंगद पैज यानी अंगद पैज की जो रचना है वह किसने की है? तो ईश्वर दास ने की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ईश्वर दास। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? तो मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठेठ अवधी भाषा है मुल्ला दाऊद की। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? तो सूफी काव्य जो परंपरा है उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है, जिनके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी की काव्य भाषा क्या थी? तो जायसी काव्य भाषा थी अवधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अवधी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा यह पार्ट 2 वीडियो था। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 यानी पिछले वीडियो में पार्ट 1 को देख सकते हैं। उसमें मैंने 100 सवालों को कवर किया। आज भी मैंने 100 सवालों को कवर किया, जो कि हमारा 205 तक हो गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास फ्रेंड झारखंड सचिवालय पेपर 2 जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इनमें कुल मिलाकर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमारा 2 क्लास यानी 200 सवाल पूरा हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेकर बहुत जल्द। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में है तो सब्सक्राइब कीजिए।